नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हिंदी में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो बिना टाइम गवाए हुए हिंदी के हम एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो टारगेट हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हम इसी एक ही वीडियो लेक्चर में ये जो वाक्य टॉपिक है इसको कंप्लीट हम लोग करेंगे। एक वन शॉट होगा वाक्य का, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरीके से वाक्य का टॉपिक आता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वाक्य का डेफिनेशन क्या होता है, वाक्य कहते किसे हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। या वाक्य का दूसरा डेफिनेशन है, वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जिससे किसी निश्चित भाव का बोध होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, वाक्य का जो फॉर्मेट होता है उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया ये होता है। इसमें दोस्तों जो कर्ता होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और जो कर्म और क्रिया वाला जो पार्ट होता है उसको हम विधेय कहते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो वाक्य के अंगों में देखेंगे तो पहला होता है उद्देश्य या कर्ता, और दूसरा होता है विधेय या कर्म। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि उद्देश्य या कर्ता क्या होता है। किसी भी वाक्य में क्रिया को करने वाला उद्देश्य या कर्ता कहलाता है। इसमें एक नोट और समझेंगे आप, यदि किसी वाक्य में उद्देश्य या कर्ता से संबंधित कुछ और भी आता है तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं वाक्य का दूसरा अंग विधेय या कर्म। किसी भी वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के अतिरिक्त जो भी आता है उसे हम विधेय या कर्म कहते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया होता है, जिसमें क्रिया को करने वाला जो होता है वो करता है, उसको हम उद्देश्य कहेंगे। बाकी जो पार्ट होगा कर्म क्रिया का उसको हम जो है विधेय कहेंगे। ठीक है, तो वाक्य के दो ही अंग होते हैं, जिसमें पहला होगा उद्देश्य या कर्ता, दूसरा होगा विधेय या कर्म। यहाँ भी एक नोट समझना है विधेय या कर्म में कि यदि वाक्य में विधेय के साथ कुछ और भी आता है तो उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है दोस्तों, यहाँ पे मोहन आपका कर्ता है क्योंकि यही क्रिया को कर रहा है, तो कर्ता जो है उसको हम उद्देश्य कहेंगे। अब पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे देखिए पढ़ता है क्रिया है, अब पुस्तक यहाँ पे कर्म है। तो क्रिया और कर्म वाला जो पूरा पार्ट होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो पार्ट है जिसमें कर्म और क्रिया दोनों शामिल है, इसको दोस्तों हम लोग कहेंगे विधेय। ठीक है, तो आपको विधेय और उद्देश्य दोनों अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं और एग्जांपल से समझ जाता हूँ। जैसे राजा दशरथ के पुत्र राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो कर्ता है राजा दशरथ के पुत्र राम, तो यहाँ पे कर्ता तो एक्चुअल में राम है, तो ये तो यहाँ पर राम उद्देश्य हो गया। लेकिन एक नोट यहाँ पे लिखाया गया है कि नोट में लिखा है कि यदि वाक्य में उद्देश्य या कर्ता से संबंधित कुछ और भी आता है तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। यदि वाक्य में उद्देश्य या कर्ता से संबंधित कुछ और भी आता है तो उसे हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्ता राम है, लेकिन आप देखेंगे राजा दशरथ के पुत्र राम, तो ये जो है इसका विस्तार किया गया है राम के बारे में जो करता है, तो इसे हम उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। ये उद्देश्य का विस्तार है। आप देखिए विधेय यहाँ पे यानी कर्म यहाँ पे रावण है, तो लंका के राजा ये जो है ये विधेय का विस्तार दिया हुआ है, वध किया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आपने जो है वाक्य के अंगों को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे वाक्य के भेदों के बारे में। तो वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, पहला रचना या निर्माण की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो यदि हम लोग बात करें दोस्तों वाक्य बनते कैसे हैं, तो रचना या निर्माण की दृष्टि से जो वाक्य का पहला टाइप है उसमें यही बताया जाता है कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो उसमें तीन टाइप होता है। पहला होता है सरल वाक्य रचना या निर्माण की दृष्टि से, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। रचना या निर्माण की दृष्टि से वाक्य कैसे बनते हैं ये बताया जाता है। उसमें तीन तरीके से बनते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य व एक विधेय हो उसको हम सरल वाक्य कहेंगे। और मिश्र वाक्य में क्या होगा, जिसमें एक से अधिक उद्देश्य या विधेय हो वो आपका मिश्र वाक्य होता है। और दोस्तों वाक्य बनते कैसे हैं, तो आप जानते हैं कि उसमें उद्देश्य या विधेय
का कंसेप्ट लगता है उस तरीके से वाक्य बनते हैं। तो ये पहला रचना है निर्माण की दृष्टि से वाक्य के 3 सरल, मिश्र और संयुक्त। और दूसरा टाइप होता है यहाँ पे कि अर्थ की दृष्टि से। तो आप देखेंगे, अब पहले जो है कंसेप्ट इसको क्लियर कर लेते हैं कि रचना या निर्माण की दृष्टि से वाक्य 3 टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सरल, मिश्र और संयुक्त। अब इनको जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक कर्ता हो तथा उस कर्ता से संबंधित अन्य बातें कही गई हों वह सरल वाक्य होता है। जैसे लड़की साइकिल चलाती है, मोहन नदी में तैरता है, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए, इस तरीके से। तो आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे लड़की, मोहन, भारतीय सेना, यहाँ पे केवल एक ही करता है और उसी से संबंधित सारी बातें कही गई हैं, इसलिए ये सारे एग्जाम्पल सरल वाक्य के हो जाएंगे दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है हमें यहाँ पे समझना है कि जो है विधेय या कर्म क्या होता है। तो विधेय या कर्म के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला आपने समझा दोस्तों, एक सेकंड वेट करिएगा। पहला जो है, देखिए दोस्तों, एक सेकंड, हाँ देखिए, सरल वाक्य के बारे में हमने ये तीनों डिफाइन जो है यहाँ से समझा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एक कर्ता और कर्ता से संबंधित वाक्य कही गई हो वो आपका सरल वाक्य होता है। ये सारा कंसेप्ट हमने समझा। सरल वाक्य के बारे में एक दो नोट और दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है। सरल वाक्य में सदैव एक ही वाक्य होगा, वाक्य के बीच में कोई योजक अवयव नहीं आता है तो सरल वाक्य है। देखिए कई तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे योजक अवयव क्या होता है, जैसे मालगाड़ी आने पर सवारी गाड़ी जाएगी। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब मालगाड़ी आएगी तब सवारी गाड़ी जाएगी, मालगाड़ी आएगी और सवारी गाड़ी जाएगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि देखिए, मालगाड़ी आने पर सवारी गाड़ी जाएगी, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर सरल वाक्य का ही है, एक ही वाक्य है इसमें। लेकिन आप देखेंगे जब मालगाड़ी आएगी तब सवारी गाड़ी जाएगी, और मालगाड़ी आएगी और सवारी गाड़ी जाएगी। तो यहाँ पे ये जो तब और का प्रयोग किया गया है, ये आपके योजक अवयव होते हैं। लेकिन सरल वाक्य में एक भी योजक अवयव नहीं होता है, इसलिए हम इसको सरल वाक्य कहते हैं। तो मालगाड़ी आने पर सवारी गाड़ी जाएगी, ये एक ही वाक्य है, ये सरल वाक्य है। मालगाड़ी आएगी तब सवारी गाड़ी जाएगी, इसमें एक से अधिक वाक्य है। मालगाड़ी आएगी और सवारी गाड़ी जाएगी, तो ये दोनों सेंटेंस सरल वाक्य के नहीं है, ये मिश्र और संयुक्त के हैं, जो कि डिटेल में मैं आगे चर्चा आपसे करूंगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे समझते हैं आगे कंसेप्ट क्या है। तो दूसरा है हमारा मिश्र वाक्य। क्या है दोस्तों? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य, इसको हम जटिल वाक्य भी कहते हैं। देखिए, जब दो सरल वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि पहला वाक्य अपूर्ण होता है और दूसरा वाक्य उसे पूरा करता है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं घर से निकला तब बारिश होने लगी, तो ये पहला वाला वाक्य अपूर्ण है। देखिए, मिश्र वाक्य का डिफाइन क्या है? जब दो वाक्य इस तरीके से जुड़े होते हैं कि पहला वाक्य अपूर्ण होता है, दूसरा उसे पूरा करता है। तो जब मैं घर से निकला तब बारिश होने लगी, तो ये पहला वाक्य अपूर्ण वाक्य है। जब मैं घर से निकला, अभी ये कंप्लीट नहीं है। तब बारिश होने लगी, ये इसने पूरा किया है। तो यहाँ पे तब ने इन दोनों सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ा है। दूसरा देखिए, यद्यपि वह विद्वान है तथापि आलसी है, तो ये मुख्य उपवाक्य है या मुख्य वाक्य इसको हम कहेंगे। ये पूरक वाक्य है जो इसको पूरा कर रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उसको पूरा करता है जो पूरक वाक्य होता है। तो यद्यपि वो आलसी है तथापि, यद्यपि वो विद्वान है तथापि आलसी है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। अगला देखेंगे, उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा ना हो, तो ये अपूर्ण वाक्य है, ये इसको पूरा कर रहा है, ये ताकि से जुड़े हुए हैं। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह घर पर नहीं था, तो ये अपूर्ण वाक्य है, ये इसको पूरा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नोट दोस्तों लिखा गया है, नोट देखेंगे आप कि मिश्र वाक्य के योजक अवयव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको समझना है। मिश्र वाक्य के योजक अवयव यानी मिश्र वाक्य के बीच में क्या क्या आ सकता है, वो चीज़ आपको देखनी है। तो की, ताकि, क्योंकि,
जैसा कि, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जो। यदि किसी भी वाक्य के बीच में की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जो, अगर इनमें से कोई भी वर्ण जो है किसी भी वाक्य के बीच में आता है तो वो आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य का सेंटेंस होगा। जैसे देखिए, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह घर पर नहीं था, तो आ गया बीच में। उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा न हो, ये भी बीच में ताकि आ गया। यद्यपि वह विद्वान है तथापि आलसी है, तो यहाँ पे यद्यपि तथापि आ गया। जब मैं घर से निकला तब बारिश होने लगी, तो यहाँ पे जब और तब आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मिश्र वाक्य के सेंटेंस में जब, तब, यद्यपि, तथापि, ताकि, तो, इस तरीके के जो है आपके योजक अवयव आएंगे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तथापि, जब, तब, तो अगर इस तरीके का कोई भी शब्द आता है तो हम कहेंगे वो आपका क्या है, वो आपका मिश्र वाक्य का सेंटेंस है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो जहां दो पूर्ण वाक्य आपस में योजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राधा पढ़ती है और मोहन खेलता है, तो ये दोनों पूर्ण वाक्य है। राधा पढ़ती है पूर्ण वाक्य है, मोहन खेलता है ये भी पूर्ण वाक्य है। अब ये योजक अवयव के द्वारा जुड़े हैं। यहाँ पे योजक अवयव क्या है दोस्तों, और के द्वारा दोनों को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि वह विद्यालय नहीं गया, ये पूरा कंप्लीट वाक्य है। उसे दंड मिला, इसलिए उसे दंड मिला, तो यहाँ पे बीच में इसलिए आ गया। तो ये दो मुख्य वाक्य इसलिए इसे जुड़े हुए हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है राम घर गया तथा उसने अपना गृह कार्य किया, तो उसने अपना गृह कार्य किया ये भी पूर्ण वाक्य है, और राम घर गया ये भी पूर्ण वाक्य है। और ये किस योजक अवयव के द्वारा जुड़े हैं, तथा उसने अपना गृह कार्य किया। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है या तो तुम आना या अपने भाई को भेज देना, तो ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पे विकल्प सूचक वाक्य हैं दोस्तों, यानी विकल्प ऑप्शन दिया जाता है, या तो तुम आना या अपने भाई को भेज देना। तो जो भी विकल्प सूचक वाक्य होते हैं, ये विकल्प पहला है या तो तुम आना, ये विकल्प दूसरा है या अपने भाई को भेज देना। तो जो भी विकल्प सूचक वाक्य होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे संयुक्त वाक्य का पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला सेंटेंस देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है विकल्प सूचक वाक्य सदैव संयुक्त वाक्य होता है। अगला देखिए यहाँ पे पांचवा एग्जाम्पल लिखिए कि ना तो तुम आए और ना तुम्हारा भाई, तो यहाँ पे ये विकल्प 1 है, ना तो तुम आए और ना तुम्हारा भाई, ये भी विकल्प सूचक है। यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस दिया हुआ है छठवा, या तो मोटरसाइकिल लाना अथवा साइकिल ही ले आना, तो ये भी विकल्प सूचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी विकल्प सूचक वाक्य होते हैं वो सारे संयुक्त वाक्य के पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा गया है संयुक्त वाक्य के योजक अवयव। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस तरीके से मिश्र वाक्य के योजक अवयव पढ़े थे वैसे ही संयुक्त वाक्य के योजक अवयव। यहाँ पे हमने लिखा संयुक्त वाक्य के योजक अवयव और, इसलिए, तथा, या, अथवा, न, या डेड मतलब या और फिर बीच में कोई सेंटेंस लिखा होगा उसके बाद में या होगा। तो अगर किसी भी वाक्य में आपको और, इसलिए, तथा, या, अथवा, न, ये या इस तरीके का कोई भी आपको वर्ण दिखाई दे रहा है सेंटेंस के बीच में, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो जो है हमारा क्या है दोस्तों, वो जो है हमारा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ से समझते चलते हैं, देखिए बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि न तो तुम आए न तुम्हारा भाई, तो यहाँ पे न और न आ गया। या तो तुम आना, देखिए या तो तुम आना, या तो मोटरसाइकिल लाना अथवा साइकिल ही ले आना, तो या और अथवा आ गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है या तो तुम आना या अपने भाई को भेज देना, तो इसमें या आ गया। ठीक है, अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा राम घर गया था, राम घर गया तथा उसने अपना गृह कार्य किया, तो यहाँ पे तथा आ गया। वह विद्यालय नहीं गया इसलिए उसे दंड मिला, इसमें इसलिए आ गया। राधा पढ़ती है और मोहन खेलता है, इसमें और आ गया। तो अगर किसी भी वाक्य में और, इसलिए, तथा, या तो तुम आना या अपने भाई को भेज देना, या ठीक है, न तो तुम आए न तुम्हारा भाई, या तो मोटरसाइकिल लाना अथवा साइकिल, तो अगर किसी भी वाक्य में आपको और, इसलिए, तथा, या, अथवा, न, या इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है।
तो दोस्तों हमने रचना, निर्माण या दृष्टि के आधार पर वाक्य के 3 टाइप होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य को कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। तो दूसरा टाइप है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो इसमें 8 होते हैं। ये भी सेंटेंस एग्जाम पूछा जाता है कि बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने टाइप होते हैं, तो 8 हो जाएंगे। चलिए समझते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विधिवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, इसमें पीछे वाक्य लगा हुआ है। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा इच्छावाचक वाक्य, छठा संदेहार्थक वाक्य, सातवां संकेतार्थक वाक्य और आठवां विस्मय सूचक वाक्य। सभी के पीछे वाक्य लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखेंगे रचना निर्माण के आधार पर हमने समझा। अब हमने अर्थ की दृष्टि पर 8 टाइप देखे, जिसमें पहला हमारा क्या है, जिसमें पहला है विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञार्थक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहार्थक और सातवां संकेतार्थक और पांचवा विस्मय सूचक। एक एक लाइन में फिलहाल समझ ली, फिर डिटेल में चर्चा। विधिवाचक में जिसमें एक ही वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा। निषेध में जिसमें मना किया जाएगा, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न किया जाएगा, आज्ञार्थक जिसमें आज्ञा की बात होगी, इच्छावाचक जिसमें इच्छा की बात होगी, संदेहार्थक में संदेह व्यक्त किया जाएगा, संकेतार्थक में संकेत दिया जाएगा, विस्मय सूचक में आश्चर्य या विस्मय की बात होगी। तो चलिए दोस्तों इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपका विधिवाचक वाक्य। तो जहां वाक्य में किसी भाव को प्रकट किया गया हो वहां विधिवाचक वाक्य होता है। जैसे जहां एक सरल वाक्य हो वहां विधिवाचक वाक्य होता है। आप तुरंत समझ जाएंगे जहां एक सरल वाक्य हो वहां पे विधिवाचक वाक्य होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा लड़का पढ़ता है, ये सरल वाक्य है तो विधिवाचक होगा। लड़की गेंद खेलती है, सरल वाक्य विधिवाचक होगा। मुझे स्कूल जाना है, उसने पुस्तक पढ़ी, वह दिल्ली जाएगा। तो इन सभी में आप देखेंगे जहां वाक्य में किसी भाव को प्रकट किया गया हो, तो इन सभी सेंटेंस में आप देखेंगे भाव को प्रकट किया जा रहा है। लड़का पढ़ता है, लड़की गेंद खेलती है, मुझे स्कूल जाना है, उसने पुस्तक पढ़ी, वे दिल्ली जाएंगे या वह दिल्ली जाएगा। और ये सारे सरल वाक्य हैं, एक ही वाक्य है, इसलिए ये सारे विधिवाचक के पार्ट होंगे। दोस्तों दूसरा समझते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है, जिसमें न, ना, नहीं या मना का कंसेप्ट आता है, वो आपका निषेध हो। निषेध का मतलब ही होता है मना। निषेध की खूबी किस में पाई जाती है, स्त्रियों में पाई जाती है ना। तो निषेध की कहते हैं निषेध की खूबी स्त्रियों में पाई जाती है। स्त्रियों के ना कहने पर भी समझना चाहिए कि वो हाँ है। तो इसीलिए निषेध का मीनिंग होता है मना। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ना, नहीं, मना, अगर ये वाला कंसेप्ट आता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे वो निषेधवाचक है। दोस्तों समझते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के ना होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वह घर नहीं गया, वह घर नहीं जाएगा, उसने साइकिल के लिए मना कर दिया, वह दिल्ली से आ ना सका। तो अगर किसी भी सेंटेंस में ना, नहीं, मना, अगर ये सब है तो वो तुरंत समझ जाएंगे आप कि वो निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये मिल जाएगा कि वह घर नहीं गया, वह घर नहीं जाएगा, या वह साइकिल के लिए मना कर दिया, वे दिल्ली से आ ना सका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। अगला है तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया गया हो उस प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उसने साइकिल क्यों फेंकी, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है तो ये प्रश्नवाचक है। वह कब जाएगा, तो यहाँ भी प्रश्न किया गया है। ठीक है, क्या वह आ गया, तो यहाँ भी प्रश्न किया गया है। बाकी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। दोस्तों आप जानते हैं ये क्वेश्चन मार्क होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य ही दिया हुआ है। ये तो बहुत ही आसान होता है। वाक्य के लास्ट में यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो तुरंत समझ जाइए कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला चौथा है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य। ये समझेंगे, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, निर्देश दिया जाता है उसको हम आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, आप तुरंत बाहर जाइए, तो ये क्या है, ये आदेश दिया गया है। कृपया रेड लाइट पार न करें, तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि भाई कृपया रेड लाइट पार न करें। देखिए आदेश और निर्देश क्या होता है, आदेश और निर्देश ये होता है कि भाई हम आपको आज्ञा दे रहे हैं एक प्रकार की, अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आपको दंड दिया जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आपके साथ की जाएगी। तो आदेश निर्देश के अंदर यही होता है। तो आप तुरंत बाहर जाइए ये आदेश है, और कृपया रेड लाइट पार न करें ये निर्देश दिया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, तो ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि अगर आपको ऐसा ही करना है
अगर ऐसा नहीं किया तो आपको एक तरीके की आज्ञा होती है। अब देखिए यहाँ पर नोट समझिए, जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी बातें मानी जाती हैं वे भी परोक्ष रूप से आज्ञा ही होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात है, तो ये भी तो एक प्रकार की आज्ञा है। जैसे हमसे जो बुजुर्ग होते हैं, जिनसे हम जो हमसे बड़े होते हैं, वो हमसे कभी कभी आप देखते हैं कि वो आपसे कहते हैं कि खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तो वो एक तरीके की आज्ञा ही दे रहे हैं। तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छी बात है, और मन लगाकर पढ़ेंगे तभी जो है आपका सिलेक्शन भी होगा एग्जाम में। तो यहाँ पर लिखा गया है नशा नहीं करना चाहिए, तो ये भी एक प्रकार की भविष्य के लिए अच्छी बात है। गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, तो कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे कहते हैं कि भाई गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, तो वो एक प्रकार की आज्ञा है। ठीक है, तो ये भविष्य के लिए अच्छी बातें हैं। तो जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी बातें होती हैं वो भी हमारे लिए एक प्रकार की आज्ञा ही होती है। तो आज्ञावाचक में आज्ञा, आदेश या निर्देश दिया जाए, वो हमारे लिए वो आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक होते हैं, या भविष्य के लिए जो अच्छी बातें होती हैं वो। चलिए दोस्तों, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक में जिसे करना अनिवार्य न हो वो इच्छा होती है। इच्छा होती क्या है? जिसे करना अनिवार्य न हो, ठीक है, जिसे आप कर ही सकते हैं अपने मन से, वो ठीक है, तो वो जिसे करना अनिवार्य न हो वो इच्छा। तो जिस वाक्य में कोई इच्छा, शुभकामना, शाप या परामर्श आदि दिया गया हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। या तो कोई इच्छा हो, या कोई शुभकामना हो, या शाप दिया जाए, या परामर्श की बात हो, तो अगर ये सब है तो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, ये क्या है? ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। भगवान आपको सफल करे, ये क्या है? ये शुभकामना है। तो अगर किसी वाक्य में इच्छा, शुभकामना, शाप, परामर्श, इन सब की बात होती है, वो आपका इच्छावाचक वाक्य होता है। तो पहले में देखिए, आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, ये इच्छा है। भगवान आपको सफल करे, ये शुभकामना है। शुभकामना होती है ना, भगवान आपको सफल करे। तीसरा यहाँ पे लिखा है भगवान करे आपकी साइकिल पंक्चर हो जाए, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? ये शाप दिया जा रहा है, भगवान करे आपकी साइकिल पंक्चर हो जाए। यह पुस्तक आप ले सकते हैं, ये परामर्श दिया जा रहा है। जैसे बहुत से यूट्यूबर होते हैं, आपको कहते हैं कि हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो ये पुस्तक ले सकते हैं, ये पुस्तक अच्छी है, तो वो परामर्श दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये इच्छा ही होती है ना, वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन परामर्श के थ्रू कर रहे हैं कि आप चाहें तो ये पुस्तक ले सकते हैं। तो अगर किसी बात में आपने देखा, अगर किसी वाक्य में इच्छा, शुभकामना, शाप या परामर्श की बात होगी तो वो हमारे इच्छावाचक वाक्य होंगे। तो ये सारे इच्छावाचक हैं। जैसे आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, भगवान आपको सफल करे, इसमें इच्छा और शुभकामना है। भगवान करे आपकी साइकिल पंक्चर हो जाए, ये शाप है, ये पुस्तक आप ले सकते हैं, ये परामर्श है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। छठा सेंटेंस है संदेहार्थक वाक्य, संदेह का अर्थ देने वाला। तो जो भी सेंटेंस संदेह का अर्थ देगा वो संदेहार्थक है। जिस वाक्य में कोई संदेह व्यक्त किया गया हो उसे संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। आगे समझते हैं। शायद वह घर गया हो। देखिए अब यहाँ पे शायद से संदेह आ रहा है कि वह घर गया हो, वह पहुंच गया होगा, कंफर्मेशन नहीं है, डाउट हो रहा है। शायद वह घर गया हो, लगता है आंधी आने वाली है, तो यहाँ पे लगता है संदेह आ रहा है। तो देखिए शायद या वह पहुंच गया होगा, लगता है आंधी आने वाली है, ये तो आसानी से पता चल रहा है कि ये जिस वाक्य में कोई संदेह व्यक्त किया गया हो, इन सभी में संदेह व्यक्त किया जा रहा है, तो ये संदेहार्थक वाक्य है। सातवां समझते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको अच्छा लग रहा हो यह पढ़ाने का तरीका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वन शॉट बनाऊंगा या जो भी टॉपिक का मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करिए। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पे सातवां है संकेतार्थक वाक्य। तो संकेत का अर्थ देने वाला जिसमें दो वाक्य हों, ठीक है, संकेत का अर्थ देगा वो संकेतार्थक वाक्य होगा, उसमें दो वाक्य होंगे। जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। आपने एक बात पढ़ा होगा जिसको हेतु मद भविष्य काल कहा जाता है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर उसमें डिपेंड करता है। काल का टॉपिक मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दोस्तों शायद अलंकार के बारे में बात किया था, उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काल पढ़ाया था। तो काल में मैंने आपको 3 काल पढ़ाए थे, इसमें एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और तीसरा भविष्य काल पढ़ाया। तो भविष्य काल के 3 टाइप होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य।
तो हेतु हेतु मत भविष्य काल में मैंने दोस्तों यदि आपको बताया था कि जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे हम हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। जैसे बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, तो राधा का नाचना है, यानी कि जो दूसरी वाली क्रिया है वो पहली वाली क्रिया पर निर्भर करेगा बंसी के बाजने पर। ठीक है, तो वो हेतु हेतु मत भविष्य काल के वाक्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वाला जो पैटर्न है यानी संकेतार्थक वाक्य, इसमें क्या है, जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। तो इसके अंदर सारे हेतु हेतु मत भविष्य काल के जितने भी वाक्य हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि दोनों का डिफाइन एक जैसा ही है। तो यदि दोस्तों आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने बहुत ही डिटेल में काल के टॉपिक को बहुत ही अच्छे से वन शॉट में क्लियर किया है। तो अगर आप चाहते हैं कम समय में अच्छे से वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए तो आप काल वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसी में आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस दिखेंगी जिसमें काल का भी आपको मिल जाएगा। तो समझते हैं संकेतार्थक वाक्य क्या होता है। संकेत का अर्थ देने वाला जिसमें दो वाक्य हों, जहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उस संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। अब लोग समझते हैं, यदि वर्षा ना हुई तो फसल सूख जाएगी, तो फसल का सूखना वर्षा के होने पर डिपेंड कर रहा है। वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो जाऊंगा वाली क्रिया आने वाली क्रिया पर डिपेंड, एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करेगा। वह कमाएगा तो खाएगा, यानी खाने वाली क्रिया कमाने वाली क्रिया पर डिपेंड कर रही है। इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल भविष्य काल के सारे सेंटेंस आते हैं। तो ये सारे सेंटेंस हेतु हेतु मत भविष्य काल के ही हैं और यही आपके किसके होंगे, यही जो है आपके संकेतार्थक वाक्य होंगे, संकेत दिया जाता है इनमें। चलिए दोस्तों, हम इसका लास्ट टाइप जो है उसको चर्चा करते हैं, विस्मय सूचक वाक्य। ये क्या होता है इसको समझते हैं। विस्मय सूचक, तो जब किसी वाक्य में आश्चर्य व्यक्त किया गया हो उसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे पिताजी आ गए, वाह तुम पास हो गए। तो देखिए ये सारे विस्मय सूचक वाक्य हैं। और जिस वाक्य में संबोधन का चिन्ह या विस्मय सूचक संबोधन का चिन्ह हो वह विस्मय सूचक वाक्य होता है। संबोधन का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ये जो है आपका ये वाला चिन्ह जो दिखाई दे रहा है आपको, अरे अरे के जो पीछे लगा हुआ है ये वाला, अरे वाह, जैसे इस तरीके का, इसको कहते हैं विस्मय सूचक का चिन्ह। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला नहीं है, केवल इतना बनता है विस्मय एक्सक्लेमेटरी साइन। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य विस्मय सूचक वाक्य तो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इनमें तो चिन्ह से ही पता चल जाता है कि कौन प्रश्नवाचक है कौन विस्मय सूचक है, तो ये सारा पता चल जाता है। तो जिस वाक्य में संबोधन, इसी को संबोधन भी बोलते हैं, या विस्मय सूचक, वह विस्मय सूचक वाक्य होता है संबोधन का जिसमें चिन्ह लगा होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। बाकी का पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बहुत ही कम समय में मैंने आपको डिटेल में चर्चा किया है। तो देखिए दोस्तों, वाक्य के बारे में मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से समझाते हुए दोस्तों मैंने आपसे चर्चा किया है वाक्य किसे कहते हैं। तो दो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जिसमें किसी निश्चित भाव का बोध होता है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य या विधेय। जो कर्ता होता है, जो क्रिया करता है उसे उद्देश्य कहते हैं, विधेय उद्देश्य के अलावा जो भी होता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य जो है उद्देश्य और विधेय से मिलकर बना होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल से मैंने आपको चीज़ों को समझाया। फिर मैंने आपको समझाया कि रचना निर्माण की दृष्टि से वाक्य के 3 टाइप होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। फिर हमने सरल वाक्य को समझा, फिर हमने जिसमें एक ही वाक्य होता है, ठीक है, जिसमें कोई योजक अवयव नहीं होता। फिर हमने मिश्र वाक्य को समझा। मिश्र वाक्य में हमने समझा कि जिसमें तब और जैसे हमने मिश्र वाक्य में योजक अवयव देखे, जैसे जिसमें की, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, ज्यों ही, त्यों ही, यद्यपि, तथापि, जब, तब आता है वो मिश्र वाक्य होता है। फिर हमने समझा अगर जिस वाक्य में और, इसलिए, तथा, या, अथवा, न, या आएगा वो संयुक्त वाक्य होता है। फिर हमने 8 टाइप समझा जो है इसके अर्थ के आधार पर विधिवाचक वाक्य पहला समझा। फिर निषेध समझा जिसमें ना, नहीं, मना किया जाता है। फिर हमने प्रश्न समझा जिसमें प्रश्न किया जाता है। फिर आज्ञार्थक वाक्य समझा जिसमें आज्ञा, आदेश, निर्देश दिया जाता है। फिर हमने अगला सेंटेंस समझा इच्छावाचक वाक्य जिसमें जिसे करना अनिवार्य ना हो, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद समझा दोस्तों संदेहार्थक वाक्य जिसमें संदेह व्यक्त किया गया हो। फिर हमने 7वां सेंटेंस समझा आपका संकेतार्थक वाक्य जिसमें संकेत दिया गया हो, या हेतु हेतु मध्य भविष्य काल के जितने भी सेंटेंस होते हैं।
फिर हमने फाइनली विस्मयसूचक वाक्य को समझा और फिर हमने दोस्तों ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पूरा समझ आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने जितने भी सारे दोस्त हैं दोस्तों उनको भी शेयर कर लीजिएगा, जिससे उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिले। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं इसी भी तरीके का वन शॉट लाकर आपको हिंदी के टॉपिक वाइज सारे कंप्लीट कराता रहूँ, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपका वीडियो लेक्चर लेके आऊँ। और यदि दोस्तों आप इसी तरीके से वीडियो लेक्चर पाना चाहते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए हिंदी के टॉपिक के साथ फिर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों। आज के लिए इतना ही।